आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की पेशकश में बात भारत और इजिप्ट के स्ट्रैटेजिक रिलेशन की। जी हां, हाल ही में 74वें रिपब्लिक डे के मौके पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। ये पहली बार है जब इजिप्ट के किसी प्रेसिडेंट को ये ऑनर दिया गया और खास बात यह है कि इस मौके पर परेड में इजिप्ट की एक मिलिट्री कंटिंजेंट ने भी हिस्सा लिया। दरअसल भारत और इजिप्ट दुनिया की दो सबसे पुरानी तहजीबों के बीच दोस्ती की तारीख काफी पुरानी है और इसका पता सम्राट अशोक के जमाने से लगाया जा सकता है। मॉडर्न टाइम में महात्मा गांधी और इजिप्ट के रिवॉल्यूशनरी साद जगलूल का कॉमन गोल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजादी हासिल करना था। 18 अगस्त 1947 को एम्बेसडरियल लेवल पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कायम करने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज की बदली हुई दुनिया में भारत और इजिप्ट के स्ट्रेटेजिक रिलेशन के गहरा होने के माने क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है तीन खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं इस समय फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर डीपी श्रीवास्तव, साथ में हमारे साथ हैं सीनियर फॉरेन जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद और ICWA में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजल रहमान। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अव्वाद साहब जी कि अगर हम बात करें कि इजिप्ट और इंडिया ट्रेड की अगर हम बात करें, अगर हम पिछले 7 सालों में देखें तो 8 बार अल सीसी जो है वो चाइना जा चुके हैं। वहाँ पर करीब उनके बीच में 15 मिलियन डॉलर का ट्रेड है। इसको किस तरह से इसमें बदलाव आ सकता है, किस तरह के चेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं, इंडियन इकॉनमी में किस तरह का असर पड़ सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक इंडिया में एक लेट कमर आ गया था अफ्रीका के अंदर, क्योंकि चीनी वाले के लोग हैं, मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, $100 बिलियन उससे ज़्यादा बढ़ा दिया था उन्होंने। लेकिन इंडिया 10 साल के बाद फिर याद आ गया, तो हमारे अफ्रीका भी इंटरेस्ट है इंडिया के लिए, तो इसलिए इजिप्ट फॉल इन दैट कैटेगरी। तो इजिप्ट इंडिया रिलेशनशिप ऑल्सो इज स्ट्रेंथनिंग in terms of the trade, in terms of also the infrastructure building, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि अभी देख लो $8 बिलियन MOU साइन किया था अदानी ग्रुप 2 years ago for the infrastructure in Suez Canal, वो डेवलपमेंट करना चाहती। और ट्रेड में जैसे फजल रहमान भाई साहब कह रहे हैं, ये हमारा 12.5 बिलियन in 2027 वो भी शुरू कर रहा है। दे आर प्लानिंग, सो द प्रोजेक्शंस ऑफ द ट्रेड बहुत स्ट्रांग है। और इजिप्ट में आजकल का उनकी वीट का बहुत ज़रूरत है, और सप्लाई में जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था और उसकी मतलब ये कम मिल रहा था, इंडिया में सपोर्ट कर रहा है इजिप्ट के लिए, तो इसलिए ट्रेड रिलेशन इट विल फ्लोरिश। तीसरी बात भी ये लोग देखते भी नहीं, मतलब ये जैसे आप हब सेंटर बनाती हो, मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर इजिप्ट। आप इजिप्ट में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाते, आपके लिए पूरा नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट भी दे सकते हो, पूरा वेस्ट एशियन नेशन भी दे सकते हो, पूरा यूरोप भी जा सकती हो और पूरा अफ्रीका भी जा सकते हो, क्योंकि लेकिन यू हैव टू हैव द विजनरी। अगर ये विजनरी आपकी मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो रहा है, और हम लोग अगर हमको स्ट्रेटेजिक बात करना चाहते हो, ये भी वी हैव टू टेक ऑल्सो नॉट इन आइसोलेशन इंडिया इजिप्ट, वी हैव टू सी द होल वर्ल्ड डेवलपमेंट, मतलब इन वाइडर परस्पेक्टिव। मैं ये क्यों कहा था, आजकल रूसी ईरान चीनी उनकी नॉर्थ साउथ कनेक्शन वो कॉरिडोर बनाते, वो तो जैसे सिल्क रूट वाले बनाते, और अमेरिका में इजिप्ट इंडिया रेड सी के जो अरब मुल्क में उनके लिए दूसरे अल्टरनेटिव रूट बनाते। तो अगर ये अल्टरनेटिव रूट बन जाते तो इंडिया विल प्ले ए मेजर रोल। तो इंडिया इसलिए हाइफा में आजकल जो इजरायली पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, एंड दैट्स डेवलपिंग स्विस कैनाल, अब रेड सी भी शुरू कर रहा है, एंड दे विल गो फ्रॉम ओमान टू यमन एंड टुवर्ड द इंडियन सी, अरब सी। तो इसलिए ये पूरा कॉरिडोर जो है ट्रेड रिलेशनशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकर। इसलिए जब तक मैंने कहा था सॉफ्ट पावर, इसका क्या मकसद होता है, मतलब इंडियन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग इन यूरोप एंड अफ्रीका एंड मेनी इन अफ्रीकन कंट्री, तो इसलिए दे नीड द सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन विद इजिप्ट दो चीज हो सकता है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी। अगर कुछ ना कुछ हुआ है, मतलब
in the future because सरकारी बदलाव हो रहा है, but there will be always internal problem. It will reflect it in the Arab world. So Egypt can play the stabilizing factor in bringing back that India, वही diversity of India, Indian multicultural system is different. How to see it from the different angle of the Arab country. So I think that will fall in the category of what the country will develop in the infrastructure, in the trade relation, the global relation, global trade. आजकल global trade भी है, देख लो 80% of the global trade, not only the trade which is going now only 15%, but the projection is 80% from the Suez Canal, from Europe to Asia. तो अगर India में have that visionary and India having the surplus, so not only the CIS country will be for India, it's also the African and the European for both channels to be for Indian benefit also. बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि इंडिया को फ़ायदा होगा, इजिप्ट को फ़ायदा होगा, ट्रेड यूरोप और अफ्रीका से भी होगा। डॉक्टर रहमान, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें ग्लोबली किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा जो ये अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया इजिप्ट के बीच में हुई है, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, किस तरह का इम्पैक्ट या किस तरह का इन्फ्लुएंस, किस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे ये? देखिए, तकरीबन पिछले 10 साल 12 साल से पर्टिकुलरली अरब अपराइजिंग के बाद अरब वर्ल्ड का जो ट्रस्ट था अमेरिका को लेके, पिछले तकरीबन 60 कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में पूरा जो अरब वर्ल्ड का है वो अमेरिकन एलाइज था। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री विद एलाइज ऑफ अमेरिका। लेकिन अरब अपराइजिंग के बाद अरब वर्ल्ड को लगने लगा कि अब इन पे बहुत दिन तक रिलाई नहीं कर सकते। जिस तरह से अमेरिका ने अपने बड़े बड़े एलाइज को अबंडन किया, डंप किया, उसके बाद से एक नए तरह का ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो गया और उसके बाद वो देखने लगे दूसरी तरफ मेजर पावर की तरफ। आपने जैसे जिक्र किया कि सीसी साहब जो है उनका जो है सफ़र था, जो उनका चाइना बहुत था, उसका सिंबल था, उसका कहीं ना कहीं से उसका इंडिकेशन था कि वो जो है अब बहुत दिन तक जो अमेरिका के साथ उनका रिश्ता नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं रह सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल में जो चेंजिंग नेचर ऑफ अलायंस है, जो चेंजिंग नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स है, उसकी ये बहुत बड़ी अक्कासी कर रहा है ये बढ़ते हुए इंडिया इजिप्ट के बढ़ते हुए रिश्ते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जो खासियत है कि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, फूड क्राइसिस, अभी हमने 2 साल पहले देखा, कोविड देखा, तो नए तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जो पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही ट्रांजिशनल उसमें है। उसमें भी ये दोनों के बढ़ते हुए रिश्ते बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अभी देखा होगा आपने कि आज के वर्ल्ड का जो स्ट्रेटेजिक डिवीजन है वो नॉर्थ और साउथ का, तो जो साउथ की जो पॉलिटिक्स है, जो कहते हैं नॉर्थ और साउथ, उसमें इंडिया इजिप्ट बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सीसी के आने के तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन पहले कम्युनिटी ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, वॉइसेस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। उससे हमारा ये लगता है कि हम जो एक नए तरह की पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें एक नए तरह का पावर सेंटर, उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, और उसमें जिस नए अलायंसेज में इजिप्ट इंडिया के अगर साथ गया है इजिप्ट इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि एशिया और अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है एक नए तरह के वर्ल्ड ऑर्डर को शेप दे रहे हैं। हमने देखा है कि अमेरिकन लेड यूरोपियन जो है वो जिस तरह का जो कॉकस था उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप दिया तकरीबन पिछले 50-60 साल तक। अब देखिए यूरोप में डिवीजन है, नाटो में डिवीजन है, ईयू के अपने अलग डिफरेंसेज हैं, अमेरिका से बढ़ता हुआ लोगों का ट्रस्ट डिफिसिट है, इस तरह का रशिया के एक अलग पावर ब्लॉक है, चाइना एक अलग बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया की अपनी सॉफ्ट पावर इमेज, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, बढ़ती हुई इकोनॉमी, इजिप्ट अपने कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर, डेमोग्राफिक पावर, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर। तो इन दोनों का आना साथ में ये बहुत कुछ बताता है। पहली बात ये बताता है कि नए तरह का वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नए तरह की ब्लूप्रिंट सामने आ रही है जिसमें अमेरिका का वो डोमिनेंट रोल नहीं रहेगा। अब लोग जो हैं, बहुत से ममालिक जो हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और जब अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिया का होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। इंडिया विल इमर्ज एज ए नेचुरल एलाई फॉर एवरी कंट्री, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अरब कंट्री हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो। दूसरी बात यह है कि अरब जो खित्ता है उसकी भी सियासत बहुत बदल रही है, वहाँ भी नए तरह के अलायंसेज हो रहे हैं। अब देखिए आप जो जीसीसी में पिछले 10 साल में क्या हुआ, कभी कतर का एंटी कतर अलायंस, कभी एंटी यूए अलायंस, कभी लीबिया, तो पूरे जो टर्माइल है उसमें उस पूरे खित्ते को स्टेबिलिटी की तलाश है, और स्टेबिलिटी को कौन प्रोवाइड करेगा? मेजर पावर। उस मेजर पावर में इंडिया का बहुत ही अहम रोल है। तो ये जो इसमें इंडिया जी बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ अहम किरदार, तो उसमें एक नए तरह का मॉडल
नए तरह की पॉलिटिक्स। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस एग्रीमेंट में जो बार बार ये बात कही गई है कि नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देना है। आप देखिए लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, जिस तरह से ग्लोबल पावर ने इंटरवीन किया उसकी तरफ भी इशारा था कि हमको जो ऑपरेट करना है, जो नई वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी, वो इंटरनेशनल ऑर्डर को इंटैक्ट, सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट, और हम यूएन चार्टर के तहत काम करेंगे। जब यूएन चार्टर की बात आती है, उसका बेसिक जो कंपोनेंट है वो है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी। तो इसने भी इंडिया, और देखिए इंडिया इजिप्ट का जो मामला है, जो अरब वर्ल्ड में टर्माइल है, इजिप्ट भी अगेंस्ट इंटरवेंशन के, इंडिया भी अगेंस्ट इंटरवेंशन के। तकरीबन सीरिया, फॉर एग्जांपल, सीरिया पे इंडिया इजिप्ट का स्टैंड तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर है। लीबिया पे हम किसी भी तरह की फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ हैं। तो इस विजिट में जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो मेजर कंपोनेंट है, उसमें मेरे ख्याल में पहली बार ये बात कही गई कि यूएन चार्टर को लाया गया है, सॉवरेनिटी की बात की। ये सारी बात इसलिए हुई है कि जिस तरह से अरब ममालिक में और जिस तरह से और दूसरे खित्ते में जो इंटरवेंशन की पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, यमन हो, तो ये बहुत बड़ा फोकस है कि जो हमारी पॉलिटिक्स होगी, जिस पॉलिटिक्स को हम शेप देंगे, वो पॉलिटिक्स वो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो बिल्कुल एक जस्ट, एक पीसफुल, और वो पॉलिटिक्स होगी जिसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, नॉन इंटरवेंशनिस्ट होगी, और एक नए तरह का ग्लोबल पीसफुल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। उसमें दो कंट्री बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकती हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं एक पीसफुल और बैलेंस्ड आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। एम्बेसडर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका क्या रिएक्शन है जिस तरह से कि डॉक्टर रहमान बता रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें, जिससे कि जिस तरह के ग्लोबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इजिप्ट और इंडिया का जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा। क्वाड की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, अभी कुछ नए चेंजेस हुए हैं जापान और अमेरिका के बीच में, कुछ रिवाइज हुआ है, तो आप इस सब पे किस तरह से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, ये कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, इट्स नॉट एंशिएंट हिस्ट्री। बैटल ऑफ अल अलामे, उसमें इंडियन ट्रूप्स ब्रिटिशर्स ने आगे रखी थी, 4th इंडियन आर्मी डिवीज़न, और अभी भी अल अलामे में वहाँ पे जो कॉमनवेल्थ ग्रेवयार्ड है उसमें बहुत सी हिंदुस्तानी कब्रें हैं, हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स की। आज़ादी के बाद हमने वो संबंध बढ़ाए। इस पहले हम अंग्रेज़ों ने हमें आगे किया, फिर हमने अपने संबंध बढ़ाए। 1956 में जो स्वेज क्राइसिस हुआ है, उसमें हिंदुस्तान की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है इजिप्ट को सपोर्ट करने की, और उसके रिकग्निशन में जब लड़ाई ख़त्म हुई और जो एक वो यूएन फोर्स बनी, उसमें इजिप्ट ने रिक्वेस्ट की कि इंडियन कंटिंजेंट रहना चाहिए, तो इंडिया हैड ए लार्ज कंटिंजेंट इन यूएनएफ। नाउ कमिंग टू नाउ, उसके बाद एक 80s का ज़माना, नॉन अलाइन पीरियड में हम लोग साथ रहे। 80s ऑनवर्ड्स थोड़ा सा, करीब 30 साल का अरसा था जब थोड़े डिफरेंसेस हुए, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले लिबरलाइज कर लिया और उन्होंने हमसे पहले वो मुड़ गए वेस्ट की तरफ। अब दोनों की वो जो स्टैंड है, दोनों उसमें एक पैरेलल आ गया है। मैं कहूँगा, अगर आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, देयर आर 3 एरियाज वेयर वी कैन वर्क टुगेदर। वन इज़ लिबिया। इजिप्ट जो है एकदम नेबरिंग कंट्री है, और हिंदुस्तान का लिबिया में भी प्रेजेंस है। हमारे वहाँ पे कुछ वो ऑयल फील्ड्स में इंडियन ऑयल PSUs का हिस्सा रहा है। मैं उस ज़माने में एम्बेसडर था, तो मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था, वो है। इजिप्ट इस समय एक मीडिएटरी रोल लिबिया में प्ले कर रहा है जी। दूसरा, मैंने पहले बताया था टर्की, कि वो टर्की एक वो कहावत होती थी, सिक मैन ऑफ एशिया। अब उसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहें या सिक मैन ऑफ एशिया, उनकी इकॉनमी भी जा रही है और उनके संबंध भी बड़े ख़राब रहे हैं दोनों तरफ। तो इसमें भी, इस एरिया में भी हम लोग साथ रख सकते हैं। और तीसरा जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़, जहाँ पे हमारा और इजिप्ट के दोनों के इंटरेस्ट में एक कन्वर्जेंस है उस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए। उसका महत्व हमारे लिए है क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन ये है और इजिप्ट का वहाँ पे काफ़ी प्रेजेंस है। सो दीज आर 3 एरियाज, लिबिया, टर्की एंड गल्फ कंट्रीज़, वेयर जहाँ पे हिंदुस्तान और इजिप्ट साथ काम कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो अवाद साहब, डॉक्टर रहमान ने, एम्बेसडर साहब ने बताया कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपसे भी आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे कि इजिप्ट इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, किस तरह का इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ सकता है। मेरे को थोड़ा फिलोसॉफिकल जवाब दे देंगे आपके लिए। जैसे हमारा सिविलाइजेशन, डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन, ये जिस वक्त में चैलेंजेस बहुत है और चैलेंजेस कॉमन है, जैसे इंडियन चैलेंज के लिए कॉमन है, इजिप्ट का चैलेंज भी सेम कॉमन, वेदर इट इज कोविड, वेदर इट इज इकोनॉमी, वेदर इट इज द टेररिज्म, वेदर इट इज, सो सिविलाइजेशन डायलॉग बहुत अहमियत है। देयर शुड बी अ डायलॉग बिटवीन सिविलाइज्ड नेशन। तो दोनों देश में साथ में आएंगे नेचुरल अलाइज। नेचुरल अलाइज इसका मकसद एक ही है, हम दोनों को वी कैन फेस द वर्ल्ड, क्योंकि रीजनल पावर जो आजकल अलायंस में शुरू हो रहा है, जो इंटरनेशनल अलायंसेस शुरू हो गए, जैसे अमेरिकन में क्वाड बनाया था, ओकस बनाया, ये वो कर रहा है, नाटो भी है, मतलब देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अलायंसेस आल्सो, अल्टरनेटिव अलायंसेस, जिसकी स्टेबलाइजिंग करना चाहिए। क्योंकि आजकल का नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया इररिलेवेंट है, क्योंकि इंडिया में दे आर नॉट टेकिंग साइड ऑफ अ नॉन अलाइनमेंट एनीमोर, और नॉन अलाइनमेंट रिवाइवल इंडिया में डिक्शनरी है नहीं लिखा। लेकिन आज तक जो चैलेंजेस है, वी हैव टू बी रियल पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आजकल वी आर फेसिंग ए न्यूक्लियर वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। क्योंकि अगर ये वॉर रशिया यूक्रेन वॉर का अगर बंद नहीं हो रहा है, उम्मीद बंद नहीं हो सकता है, इट विल हैव लॉन्गर ईयर्स, तो इसका मकसद ये इट विल शिफ्ट टू द एशिया पैसिफिक, इंडियन ओशन और एशिया पैसिफिक में शुरू हो रहा है। वहां पर ये चीनी में ताइवान का, तो अमेरिकन अलायंसेस शुरू हो रहा है। तो इसलिए रीजनल पावर हैज टू प्ले रोल एज अ स्टेबलाइजिंग, एज अ बफर जोन। ये इंडिया, ईरान, इजिप्ट, ये जो साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स कंट्री, ये सब कुछ सारी दुनिया में है, सबको साथ में साथ आना चाहिए टू स्ट्रेंथन द नॉन वॉर ब्लॉक। मकसद ये बिल्कुल वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर्स। ये मैद हो गया दोनों, MAD, वो तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर विल बी यूज्ड। तो इसलिए दिस इम्पैक्ट ऑफ रिलेशन, इट प्लेज अ मेजर रोल एज अ बफर जोन to reduce the tension in the world, and I think many countries will rally back if India, अगर इंडिया कल कह रहे हमको नॉन अलाइनमेंट रिवाइवल होना चाहिए, 120-140 देश में आ जाएंगे साथ में, क्योंकि nobody want the war. So India also is one of the countries does not want a war, nor India wanted to be in any bloc. So we need to have a strategic, independent foreign policy in dealing with the challenges, common challenges between the countries. जी, कॉमन चैलेंजेस बिटवीन द कंट्री, मिलके उसको फेस करेंगे। डॉक्टर रहमान, G20 समिट में भी इंडिया ने इजिप्ट को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पहली बात तो ये है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि G20 को एक नए तरह का, मतलब उसको एक नया शेप, नए फॉर्म, नए मिशन, नया अब तक लगता था कि यूरोपियन ब्लॉक है या अमेरिका यूरोपियन ब्लॉक है। तो पहली बात इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि एक नए तरह का मैसेज, और दूसरी बात इजिप्ट को बुलाने का भी इसमें भी एक मैसेज है कि हम सिर्फ हमारी जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ पॉलिटिक्स या स्ट्रेटजी कन्फाइंड नहीं रहेगी, हम इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं, G20 को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और उसके अलावा इसमें इजिप्ट का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है जी। इजिप्ट को भी इससे बहुत बड़ा लिवरेज मिलेगा। और एक बात ये भी है कि इसके जरिए इजिप्ट जो है G20 में उनको एक गेस्ट कंट्री ने इन्वाइट किया है, लेकिन सिर्फ ये एक सिंपल नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये उसकी तरह हम जानते हैं, हमने एक मैसेज दिया है कि इजिप्ट की हमारे लिए अहमियत क्या है और हमारे लिए उस कॉन्टिनेंट की अहमियत क्या है, और एक नए तरह की रिलेशनशिप हम उन सारे मिड साइज पावर को अप्रोच कर रहे हैं जो हमारी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है, उसमें हमारे साथ कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। ग्लोबल साउथ, जो वाइस हम ग्लोबल साउथ है, उसमें एक बहुत इसका एक मेजर कंपोनेंट है जो हमने इजिप्ट को इनवाइट किया है एज ए गेस्ट कंट्री। दूसरी बात यह है कि इजिप्ट जो है बहुत दिनों से उन्होंने जल्दी बहुत ख्वाहिश जाहिर की है कि वो ब्रिक्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं। एक ब्रिक्स की भी अपनी अलग अहमियत है, मतलब ब्रिक्स जो है एक उसमें बड़े बड़े मेजर पावर है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, अफ्रीका है, ब्राज़ील है, अभी सऊदी अरब ने भी ख्वाहिश जाहिर की है, इजिप्ट में भी ख्वाहिश जाहिर की है। तो एक नए तरह का अलायंस बन रहा है, और ये सारे के सारे जो अकदाम हैं, सारे के सारे जो इनिशिएटिव हैं, ये कहीं ना कहीं तो उस सिम की तरफ पॉलिटिक्स ले जा रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन रिलेवेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस तरह का नहीं रहेगा जो हमने 70 साल में देखा है। ये वो सारे मैसेज हैं कि अब ये वक्त है मिड साइज पावर और जो भी है जो है लीडरशिप जो है
एशिया में शिफ्ट होगी, अफ्रीका में शिफ्ट होगी। अब जो हमने देखा है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ने अब तक दुनिया को बहुत कुछ दिया नहीं। अगर हम देखें पिछले 70-80 साल में तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी। जब यूनिलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर हुआ तो उसमें देखा हमने अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ। तो अगर आप उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट में अगर देखेंगे आप, तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का जो पूरा जो उनकी पूरी जंगें हुई हैं वो एशिया में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं। लेकिन ये कॉन्टिनेंट बहुत सेफ रहे हैं। यूरोप अमेरिका बहुत सेफ रहा है। यूरोप ने तकरीबन मेरे ख्याल में वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार वहाँ कोई मेजर जंग हो रही है। इन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स जो अरब वर्ल्ड में लड़ी है, पूरी पॉलिटिक्स साउथ एशिया में लड़ी है। तो ये एक नए तरह का उनको मैसेज है ग्लोबल पावर को कि अब जो है एक नई इरा और नए ज़माने और नए दौर की शुरुआत है। और उसमें जो हमारे साथ जितने भी बड़े पावर हैं, स्ट्रेटेजिक पावर हैं, इन टर्म ऑफ डेमोग्राफी, इन टर्म ऑफ मिलिट्री, इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, हम उनको एक नए तरह का अलायंस बनाएंगे। और ये अलायंस होगा बहुत ही मीनिंगफुल होगा और बहुत ही वर्केबल होगा। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। हमने देखा जो पिछली कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी, एक तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ कम्युनिज्म, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, ये नए तरह का जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन हो रहा है, एक नए तरह का ग्लोबल आर्किटेक्चर बन रहा है, उसमें आइडियोलॉजी की बहुत ही कम उसके लिए स्पेस है। वहाँ पे स्पेस है पीसफुल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विद जस्टिस, और उसमें जो है एक सबको लेके एक अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स, एक प्लुरलिज्म की पॉलिटिक्स, जहाँ पे हम एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे। और जो नए नए चैलेंजेस हैं, अब वो पास्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी, अब नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। उसमें जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसमें एक जो चेन सप्लाई, हमको हेल्थ सेक्टर देखना है, हमको इन्वायरमेंट देखना है, हमको ग्रीन टेक्नोलॉजी देखना है, हमको IT टेक्नोलॉजी देखना है, हमको पावर्टी देखना है। ये सारा का सारा जो एजेंडा होगा, ये नए मुल्क और नए तरह के लोग, नए जो मेजर पावर बन रहे हैं, वो 7 एजेंडा वो तय करेंगे। हम पे किसी एजेंडे का इम्पोजिशन नहीं होगा जी। हम एजेंडे को फ्लोट करेंगे और हम दुनिया को हम एक तरह की नई राह दिखाएंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये उस तरफ इशारा है। जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली। ये पूरे ग्लोबल पावर को एक तरह का मैसेज है कि एक नए एरा की शुरुआत है, जैसा कि आप कह रहे हैं। एम्बेसडर साहब, आप क्या कहेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे जानना चाहेंगे। इंडिया इजिप्ट का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको लेकर के आप क्या कहें? साहब, मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस बढ़ाने चाहिए, जिसमें एक टारगेट है कि 7.5 बिलियन से बढ़ा के 12 बिलियन पे पहुँचे। दूसरा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। ये वहाँ पे एक वैक्यूम ज़रूर है, वो उसको फिलअप करने के लिए शायद रीजनल कंट्रीज़ कुछ उनका रोल है और हम उसमें उनकी मदद कर सकते हैं जी। लेकिन हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं कोई भूमिका निभा रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी जो पुरानी सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं और उसका वो सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ जो लिंक्स हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि इजिप्ट चूँकि वहाँ का एक रीजनल पावर है, उनसे डिफरेंसेस भी होते हैं, हम उसका हिस्सा नहीं हैं और वो दूरी शायद हम आगे भी वो हमें थोड़ा सा फासला रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अवाद साहब, आप क्या कहेंगे? आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हम ये कहना चाहते, इंडिया हैड टेकन बाय सरप्राइज 2011 जो अरब स्प्रिंग हो गया, इसका एक लेसन हो गया। इंडिया मतलब अरब ताल्लुक में कम हो गया, लेकिन इसके बाद इंडिया इज अगेन अप्रोचिंग लेट बेटर देन नेवर। तो इसलिए इंडिया में स्ट्रेंथनिंग प्रो एक्टिव रोल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया केप्ट अ वेरी इक्वी डिस्टेंस अमॉन्ग ऑल द राइवल ग्रुप्स। तो इसलिए इंडिया कैन बी अ ट्रस्टेड allies not only for Egypt, for the Arab world as well. So I think India as an Asian century, हम लोग सारी दुनिया कह रही है इस सेंचुरी में, इस एशियन सेंचुरी में, can play a major role in stabilizing the factor, regional stabilization, global stabilization, और Indian interest, ये सबसे बड़ी अहमियत है। Indian interest is to continue the historic relation with the Arab world, not only with the Gulf country, but with the whole of North African countries as well, because there where your depth, there where is your culture, your civilization is needed, and the Gandhian philosophy to be spread non-violence, and India can play still a major role. And I believe this relation with Egypt will be taken step forward if we have the visionary leaders, not only in India, but in the Arab world and in the rest of Asian nation, that the common challenges is one, and we have to face it together. बिल्कुल।
जी, तो अवध साहब, अम्बेसडर साहब, डॉक्टर रहमान, आपने समय निकाला और आप स्टूडियो में आए और हमारे को हम इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे थे कि 74वें गणतंत्र दिवस पर जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी को बुलाया गया, एक अहम फैसला था और जो इजिप्ट और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है वो ग्लोबली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं और हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।